Assalamu alaikum. Welcome to Knowledge Zone. So today we are going to discuss, as you know, our paper 2 chapter, that is changing culture tradition in Europe from 13th century to 18th century. Europe in the ancient and medieval period. आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं. So all of you please take out your readers. Page number 143. So हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक चीज समझा देता हूँ. अप टू 400 AD यानी कि ये टाइम पीरियड्स है, ये टाइम पीरियड्स टेबल है. हम इसे एशियन, मेडिवल, अर्ली मॉडर्न टाइम और मॉडर्न पीरियड टाइम हम समझ सकते हैं इजीली. अप टू 400 यानी कि स्टार्टिंग से 400 AD तक जितना भी वक्त है उसको हम बोलते हैं एशियन पीरियड. और 400 से 1300 यानी कि 13th सेंचुरी तक जितना भी आया हम उसको बोलते हैं मेडिवल पीरियड. और 1300 से 1800 AD का टाइम को बोलते हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड. एंड 18th सेंचुरी से आज तक भी प्रेजेंट डे भी जो चल रहा है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड. ये टाइम टेबल बेस अपने अपने टाइम के हिसाब से पहले के जितने भी हिस्टोरियंस से इस्तेमाल करते हैं पीरियड्स को. तो एशियन पीरियड बोलते हो अप टू 400 यानी कि 400 के पहले का वक्त को एशियन पीरियड बोलते हैं. और 400 से 1300 सेंचुरी के बीच में रहा तो मेडिवल पीरियड बोलते हैं. 1300 से 18th सेंचुरी के बीच में रहा तो अर्ली मॉडर्न पीरियड बोलते हैं. और 18th सेंचुरी के बाद से जो आज प्रेजेंट डे भी जो चला उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड. ओके, सो स्टार्ट द टॉपिक. इन द एशियन पीरियड टिल अबाउट 400 CE कॉमन एरा, CE मींस कॉमन एरा, यूरोप वाज डोमिनेटेड बाय द रोमन एम्पायर. यानी कि भाई टिल यानी कि 400 तक भी पूरे के पूरे रोमन में किसका पूरा डोमिनेट था, कब्जा था, रोमन एम्पायर का कब्जा था पूरे के पूरे. पहले के यूरोप के किंगडम का नाम है, राजाओं का. तो जैसा हमारे पास मुगल बादशाह होते थे आज से पहले बहुत टाइम पहले, उसी तरह से यूरोप में भी रोमन एम्पायर का पूरा डोमिनेट था, कब्जा था, रूल था लोगों का. ओके, द रोमन एम्पायर कंट्रोल मोस्ट ऑफ यूरोप, तुर्की एंड इजिप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो रोमन जो एम्पायर था, ओके, ये जो रोमन एम्पायर था ये बहुत टाइम तक क्या करा, यूरोप पे और बाकी के स्टेट्स के भी ऊपर, कंट्रीज के ऊपर क्या करा, उन्हें कब्जा करा. जैसा कि यूरोप पे और साथ ही साथ तुर्की पे एंड साथ ही साथ इजिप्ट. तो ऐसे सारे नेशंस के भी ऊपर क्या करा, उन्हें कंट्रोल करा, कब्जा करा. राइट. एंड साथ ही साथ there are the many great cities like Rome, Alexandria in this period. वो वक्त पे बहुत बड़े-बड़े यूरोप के फेमस सिटीज होते थे, रोम, अलेक्जेंड्रिया. They carried forward the culture that had been developed by the Greeks. तो ये लोग वो वक्त में जो रोमन एम्पायर जो कल्चर चलाते थे वही पूरे के पूरे जो ओल्ड वक्त के जो ग्रीक्स के पीपल है सारे के सारे लोग वही कल्चर को क्या करते थे, फॉलो करते थे, जो रोमन एम्पायर फॉलो करते थे 400 AD में. The sculpture, painting, building as well as literature, philosophy and science of Greeks and Rome were exceptionally rich. और पहले से ही स्कल्पचर, मूर्तियां बनाने में, पेंटिंग्स में, बिल्डिंग्स बनाने में, बहुत बड़े लिटरेचर, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े फिलोसोफर और साइंस में ग्रीक और रोम ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली रिच यानी कि बहुत आगे था शुरू से. इस वजह से आप कभी-कभी देखते लैटिन का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है बोल के इस तरह से कभी-कभी आता, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही ये लोग बहुत ज्यादा हर वो चीज में बहुत आगे थे जितने भी ग्रीक और रोमन के पीपल्स थे जो कि यूरोप के. यू मे हैव हर्ड अबाउट ग्रेट थिंकर लाइक सोक्रेट्स. आप सोक्रेट के बारे में सुनेंगे, बहुत बड़े क्या है ये लोग, सोक्रेट्स फिलोसोफर है, लिटरेचर है. Pluto, Aristotle and mathematician like Euclid and Pythagoras from Greece. ये सब जितने भी बड़े-बड़े जो नेम्स लिया जा रहा, सोक्रेट्स, प्लूटो, एरिस्टोटल, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े रिसर्चर्स थे ग्रीक के. They carefully study the human being, society and the world around them and try to understand them better. तो ये जितने भी लोग थे, पाइथागोरस है, एरिस्टोटल है, सोक्रेट्स है, ये लोग क्या करे, केयरफुली पूरे ह्यूमन बीइंग की रिसर्च करें, इंसान की, और साथ ही साथ सोसाइटी की रिसर्च करें, पूरे वर्ल्ड की रिसर्च करें और उसको समझने की कोशिश करें ये लोग बहुत पहले से ही. द रोमन कैरिड आउट ट्रेड विद द डिस्टिंक्ट कंट्री लाइक इंडिया. इन फैक्ट वी आल्सो फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ रोमन कॉइन्स इन द एशियन टाउन ऑफ इंडिया. रोमन बहुत सालों पहले ही, अब आपको मैं बता दें कि 400 AD
हमारी जो सेंचुरी है, इससे पहले की वीडियो में भी आपको मैं जो बताया वो आपको क्या बताया, 21st सेंचुरी है हमारी। ओके, अब 21st सेंचुरी से फॉर एग्जांपल 400 बोले तो अब आप अंदाजा लगा लो कितने साल, यानी कि कम से कम 1500-2000 साल पहले से ही रोमन क्या करे, हमारे इंडिया में आए, आकर हमारे साथ ट्रेड वगैरह बिजनेस वगैरह करे कंट्री में हमारे। इन फैक्ट वी आल्सो फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ रोमन कॉइंस, और इसका सबूत क्या होता है, हमारे इंडिया में जो एशियन वक्त में से ही देखा गया तो हमारे इंडिया में से पुराने जमाने के रोमन के कॉइंस मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रोमन बहुत साल पहले ही आए और हम उससे ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। They also influenced our art to a large extent, especially in the northwest India. और वो लोग उन लोगों के आर्ट से बहुत ज्यादा इंडियंस को इन्फ्लुएंस करे, बढ़ावा दिए। वो लोग भी नए जो जितने भी वहाँ के नॉर्थ वेस्ट इंडियंस थे वो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर देख के वो आर्टिस्ट को, ग्रीक्स के। The Greek and the Roman society was based on exploitation of slaves, people who had captured in the war and sold to the buyer. जो एक्चुअली जो ग्रीक के जो रोमन सोसाइटीज है, एक्चुअली वहां पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स, यानी कि स्लेव्स को पकड़ा जाता था और स्लेव्स यानी कि गुलाम, और वो टाइम पर बेचा जाता था। कब? पीपल हु हैड बीन कैप्चर्ड इन वार एंड सोल्ड टू द बायर। जब वार होती थी, सामने वाले वार वाले हार जाते थे सामने वाले वार, तो उनमें से जितने भी लोग होते थे वो लोग उनको बंदी बनाकर हमारे सोसाइटी में लेकर आया जाता था और उनको गुलाम के जैसा दूसरों को बेच दिया जाता था, उसको बोलते स्लेव। पहले के दौर में होता था ऐसा। दे वर्क ऑन द फार्म, माइन, वर्कशॉप एंड हाउस। तो लोगों को जो भी है खरीद कर अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में, नहीं तो कोयले की खान में, ऐसा माइंस वगैरह में, हाउस का, वर्कशॉप का काम किया कराया जाता था। The free citizen of Roman Empire voted to elect the Senate, which had considerable power. तो जो भी फ्री सिटीजन थे स्लेव्स को छोड़कर रोमन में, वो लोग पूरे वोट डालते थे सेनेट को और उसको पूरा एक पावरफुल लीडर बनाते थे एज अ डिक्टेटर। However, the Roman Empire declined after 400 CE. आखिरकार 408 CE के बाद, कॉमन एरा के बाद क्या हुआ, रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन यानी खत्म हो गई पूरी टोटली। The period of 400 CE to 300 CE is called the medieval period. यानी कि 400 यानी कि एशियन पीरियड खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट हुआ, 400 से 1300 मेडिवल पीरियड शुरू हुआ जब यूरोप में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये पीरियड में यानी कि जो मेडिवल पीरियड चला था 400 AD से 1300 AD का जो पीरियड चला था, ये पीरियड में क्या हुआ देखिए आप, देयर were no large empire in western Europe, यानी कि यूरोप के आधे से ज्यादा वेस्टर्न बोले तो फॉर एग्जांपल ये यूरोप है, ओके, ये यूरोप है, ये ईस्ट होता, ये वेस्ट होता, तो आधे से ज्यादा वेस्टर्न पार्ट में यूरोप में अब कोई भी एम्पायर नहीं है। एम्पायर में कोई राजा, किंगडम, रूल वगैरह नहीं है। कब? मिडिवल पीरियड में, आफ्टर द एंड ऑफ रोमन एम्पायर। और साथ ही साथ वहां पर द सिटी हैड आल्सो डिक्लाइन एंड मोस्ट पीपल नाउ लिव इन द विलेज। और आधे से ज्यादा सिटीज वगैरह भी जो राजाओं के दौर में होते थे वो सिटीज वगैरह भी सब खत्म हो गए। अब लोग कहां पर रहना शुरू कर दिए? विलेजेस में जाके सेटल हो गए पूरे के पूरे। There were very little trade, और छोटे मोटे ट्रेड है, ट्रेड इज नथिंग बट बिजनेस, कारोबार कर ले रहे हैं। एंड यूरोप वाज नॉट डोमिनेटेड बाय सोशल सिस्टम कॉल्ड फेडरलिज्म। और अब जो यूरोप जो कंट्रोल में आ गया वो किसके कंट्रोल में आ गया? फेडरलिज्म यानी कि जमींदारों पे, जमींदार को कहा जाता, तो जमींदार होता जो जमीनों को कब्जा कर लेकर क्या करता, लोगों के ऊपर डोमिनेट करता, रूल करता। फेडरलिज्म स्टार्ट हो गया। Feudalism was a system where various landlord and political power control the village and peasants. जैसा कि आपको भी पता है फेडरलिज्म किसको बताना है? ऐसे पीपल्स जो वॉरियर्स रहते, बड़े-बड़े यानी कि बड़े-बड़े जंग लड़ने वाले वॉरियर्स, और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड और बड़े-बड़े क्या बोल सकते हैं आप, पॉलिटिकल पावर्स जो होते थे वो वक्त में, जो सब अमीर जो होता था वो लैंडलॉर्ड बन के पूरे विलेज पे, पूरे पीजेंट्स के ऊपर कंट्रोल करते थे। पीजेंट इज नथिंग बट स्मॉल फार्मर और पुअर फार्मर, पीजेंट। ओके, अब इस तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दिए। अब राजाओं का दौर खत्म हो गया, हमारा फेडरलिज्म जैसे का दौर शुरू हो गया। कब? मेडिवल पीरियड में यूरोप में। द पीजेंट वर मोस्टली सर्व हु वर नॉट फ्री। ये लोग सर्व कहा जाता था, सर्व, ओके, SRF, सर्व यानी कि गुलामों के जैसा काम किया जाता था, लोगों को आजाद नहीं किया जाता था, सर्व के जैसा काम करते थे जितने भी सारे वहां के पीजेंट्स थे। They were dependent upon the landlord for everything। और जो पीजेंट्स हैं, जो सर्व्स हैं लोगों के, गुलाम हैं जो लोगों के,
पूरे के पूरे डिपेंड किसके ऊपर है ना, लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड रहना जो भी है। दे वे कंट्रोल बाय द लैंडलॉर्ड हैड टू टिल देयर लैंड, और जो जमीन पे लोगों को फसल उगाना है, खेती उगाना है, वो भी किसके कंट्रोल में है, लैंडलॉर्ड के कंट्रोल में। लैंडलॉर्ड यानी कि जो जमींदार है, जो जमींदार है, अगर उन्हें परमिशन दिया तो पीजेंट क्या करना, खेती उगाना, वो जमीन के ऊपर उगा के थोड़ा बहुत हिस्सा जमींदार क्या करता, जो भी लैंडलॉर्ड है उसको दे देता, बाकी का 90% खुद लैंडलॉर्ड ले लेता, काम कराने के बावजूद भी। इस तरह का सिस्टम शुरू हो गया वहां पर। वर्क इन देयर वर्कशॉप एंड फाइट फॉर देम इन वार, और उनके वर्कशॉप में, उनके कारखानों में, उनके घरों में काम करना, और वार के वक्त वार में उनका साथ भी देना। इस तरह को पीपल्स को सर्फ कहा जाता है, यानी कि गुलाम, इस तरह से काम किया जाता था। They also had own land where they work to sustain their family, और इन लोगों का थोड़ा बहुत लैंड भी, जमीन भी होती है खुद की, जहाँ पर लोग थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर करके अपनी फैमिली को कैसा भी ले लेके चलते, यानी कि किस तरह बैलेंस कर लेते हुए चलते थोड़ी बहुत जमीन पर। The lords are constantly at war with each other। अब पहले के जो राजा होते थे, फेडरल लॉर्ड्स होते थे, एक दूसरे की जमीन, एक दूसरे के एरिया को कब्जा करने के लिए जंग चलते रहते थे कॉन्स्टेंटली, लगातार। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार वार क्या होती थी, चलते रहती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, दिस क्रिएटेड लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द पीसेस एंड दे डिपेंडेड अपॉन द लैंडलॉर्ड फॉर प्रोटेक्शन। इसकी वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी यानी कि बहुत ज्यादा अनसेफ्टी फील करना शुरू कर देते थे पीसेंट, और जो भी प्रोटेक्शन है वो लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि भाई अगर कुछ हो गया तो मेरे को मेरा लैंडलॉर्ड क्या करेगा, मेरा जमींदार, मेरा मालिक जो है, उन्हें मेरे को प्रोटेक्शन देगा, सपोर्ट करेगा। इस तरह से डिपेंडेबल होकर जिंदगी को गुजारना पड़ा था पीजेंट्स को वहां के। एंड साथ ही साथ द स्मॉलर लॉर्ड्स were bound to serve the bigger lords who promised to protect them in their times of danger। और स्मॉल यानी छोटे मोटे जो जमींदार होते, छोटे मोटे जो मिडिल क्लास, जो अमीर रिच पर्सन्स होते वो वक्त में, वो लोग क्या करते, बड़े लैंडलॉर्ड को प्रॉमिस करते कि भाई अगर वार के वक्त में वो छोटे लैंडलॉर्ड क्या करते थे, बड़े लैंडलॉर्ड को सपोर्ट करते थे वार में, जंग करने में। In this way all the men were bound to each other by ties of dependency and domination। तो इस वजह से पूरे के पूरे वो वक्त में एक दूसरे से क्या थे, बाउंड था, एक जना दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उन्हें और एक के ऊपर डिपेंड है, उन्हें और एक के ऊपर डिपेंड है। इस तरह से डिपेंडेंसी होते होते पूरा फेडरलिज्म पूरे के पूरे यूरोप में मेडिवल पीरियड पे क्या करता था, डोमिनेशन करता था। डोमिनेशन यानी रूल करना, कब्जा करना। क्रिश्चियनिटी व्हिच हैड emerged during this first century around 100 CE। जो क्रिश्चियनिटी जो मजहब है वो कब से चल रहा था, 100 CE से चल रहे थे हमारा क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो होता ना भाई क्रिश्चियंस का जो मजहब होता ना, जो रिलीजन होता उसको क्रिश्चियनिटी बोलते। तो अराउंड 100 सेंचुरी कॉमन एरा से चल रहे थे हमारा ये। had become the dominant religion in Europe, replacing the older religion followed in Roman Empire। तो ये जो क्रिश्चियनिटी जब 100 कॉमन एरा से स्टार्ट होना शुरू हुआ तो इन्हें क्या करा, जो रोमन एम्पायर यानी कि जो ओल्ड जो रिलीजियस मेथड्स थे उसको चेंज करके अब पूरे यूरोप में क्या फैलना शुरू हो गया, क्रिश्चियनिटी मजहब फैलना शुरू हो गया। The Roman Catholic Church dominated by religion and culture of the people and tried to turn people away from the culture of the Roman Empire। तो आधे से ज्यादा यूरोप में क्या करे, चर्चा होना शुरू करे। कौन सा चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च होना स्टार्ट करे, जहां पर लोगों को रिलीजन कल्चर के बारे में बोला जा रहा और रोमन एम्पायर के जो भी बिलीफ थे, या रोमन एम्पायर यानी कि ओल्ड जो था 400 से जो चले थे वाला रोमन एम्पायर, उसको क्या करे, टर्न अवे कर देके अपने मजहब को फॉलो कराना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर The church discouraged people from thinking from themselves and asked them to believe that the Christ told them। तो पहले के वक्त में क्या था, चर्च वाले डिस्करेज कर देते थे, यानी कि भाई उम्मीद तोड़ देते थे, बोलते थे कि thinking of themselves asked them to believe what the Christ told them। तो वो लोग बोलते थे जो क्राइस्ट होते थे, यानी कि पहले के जो फादर्स होते थे चर्च के, पोप्स कहा जाता, बड़े बड़े फादर्स होते थे चर्च में, उन्हें जो बना उस बात के ऊपर यकीन करना, उसको अमल करना, ज्यादा सोचना नहीं, करना नहीं, इस तरह का बिलीफ के ऊपर यकीन कराया जाता था पहले। A फेडरलिज्म grew stronger in Europe। जैसा जैसा रोमन एम्पायर हट के फेडरलिज्म स्ट्रांग होने लगा यूरोप में पूरे, The great culture achievement of the ancient period was slowly forgotten and lost। तो जो पुराना जो कल्चर था, जो मजहब था, अब लोग क्या करने लगे, फेडरलिज्म के दौर में वो रोमन एम्पायर के मजहब को, वो बिलीफ्स को भूलना शुरू कर दिया टोटली। एंड people began to adopt Christianity belief without question। और लोग अब क्रिश्चियनी मजहब यानी कि क्रिश्चियंस का मजहब अपनाना शुरू कर दिए, ओल्डर रिलीजन को भूल गए पूरे,
क्रिश्चियन मजहब को स्टार्ट करे एक्सेप्ट करना विदाउट एनी क्वेश्चन, कोई सवाल ना कोई जवाब, सब जने क्रिश्चियन मजहब को क्या करने लगे, अपनाना शुरू कर दिए वो वक्त में, मेडिवल पीरियड में। Church discouraged aged them for thinking about the material world and human being. Instead, it encouraged to check think more about heaven, saint and God. तो ये जो चर्च थे ये लोग क्या डिस्करेज करते थे, यानी कि क्या चीज के ऊपर बिलीव नको करो, यानी कि ये मटेरियल, यानी कि वर्ल्ड क्या है, सिर्फ एक दुनिया है, मटेरियल है बस, असल चीज को लिए क्या सोचना, ह्यूमन बीइंग क्या सोचना असल, इंस्टेड करेज देम टू थिंक अबाउट मोर हेवन, यानी कि दुनिया का नहीं आखिरत का सोचना, हेवन यानी कि जन्नत को कहा जाता, हेवन का सोचना, और सेंट जो बोले वो सुनना, यानी कि जो भी फादर से जो बोल रहे वो सुनना, गॉड जो बोल रहा बाइबल में उनकी क्रिश्चियनिटी की उसके ऊपर अमल करना, इस तरह का बिलीव मेडिवल पीरियड से क्रिश्चियनिटी मजहब भी स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ओके, in the next video inshallah we will discuss the medieval period in Asia. Okay.